वर्ण विचार स्वर व्यंजन की थ्योरी क्लास करेंगे। बहुत आज की बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। आज के बाद आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम वर्ण विचार स्वर व्यंजन के विषय में ऐसा पढ़ाएंगे जो आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नमः संस्कृताय प्रिय मित्रों, आज हम वर्ण विचार स्वर व्यंजन संस्कृत की क्लास लेकर आए हैं। यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। वर्ण विचार स्वर व्यंजन। संस्कृत का मतलब, संस्कृत का हम संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? किस शब्द से, किस प्रत्यय से बना है, कौन सी संधि है, इसे मतलब तोड़ना। तो यहाँ पर संस्कृत में उपसर्ग क्या है? शम। धातु क्या है? क्री। प्रत्यय क्या है? कत। यहाँ सुट का आगम हुआ है। क्या हुआ है? सुट का आगम हुआ है। सम धन क्री धन कत, संस्कृत। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत शब्द का अर्थ शुद्ध, परिभाषित, परिमार्जित, परिनिष्ठित। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ शुद्ध एवं परिमार्जित शब्द है। क्या है? परिमार्जित शब्द है। अब हम व्याकरण के बारे में जानेंगे कि इसमें उपसर्ग, धातु, प्रत्यय क्या है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे बी धन अड़, क्री धन क्री धन लु। तो यहाँ पर बी और अड़ मतलब उपसर्ग है, क्री धातु है, लुट प्रत्यय से मिलकर व्याकरण बना हुआ है। अब व्याकरण को हम के बारे में जानते हैं कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति या निष्पत्ति के बारे में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, व्याक्रियन्ते व्याक्रियन्ते व्युत्पन्ते अनेन इति व्याकरणम्। अनेन इति व्याकरणम्, अनेन इति व्याकरणम्, जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए। परिभाषा क्या है? व्याकरण की परिभाषा क्या है? जिसके माध्यम से व्याक्रियन्ते उत्पन्ने अनेन इति व्याकरणम्, जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए, वह व्याकरण है। क्या है? व्याकरण। व्याकरण को शब्द शास्त्र या पद शास्त्र भी कहते हैं। क्या? पद शास्त्र भी कहते हैं। संस्कृत के त्रिमुनि कौन कौन है? त्रिमुनि संस्कृत में 3 मुनि हैं। कौन कौन है? त्रिमुनि कौन कौन है? चलो, पाणिनि, पाणिनि, कात्यायन, वरुरुचि, पतंजलि। ये क्या है? संस्कृत के त्रिमुनि। त्रिमुनि। आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। पाणिनि। अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी जो महर्षि पाणिनि की रचना है। क्या है? रचना है।
अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। क्या है? 4-4 पाद हैं। कुल मिलाकर कितने पाद हैं? तो 8 चौक 32। कितने? 32 पाद हैं। 32 पाद हैं तथा 3978 लगभग 4000 सूत्र है। इसलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा गया है। क्या कहा गया है? सूत्रकार कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है। तो प्रथम सूत्र है वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश। पहले अध्याय का प्रथम पाद, पहला प्रथम सूत्र क्या है? वृद्धिरादेश। तथा अंतिम सूत्र क्या है? तो अंतिम सूत्र आ है। क्या है? आ है। ये कौन से अध्याय में है? 8वें अध्याय, चौथे पाद और 67 नंबर के सूत्र पर अंतिम सूत्र है आ। आगे बढ़ रहे हैं। महर्षि कात्यायन या वररुचि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा। क्या लिखा? वार्तिक। इसलिए इन्हें वार्तिककार कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्तिककार। महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा है, जिसे महाभाष्य कहते हैं। इसलिए व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार के रूप में पतंजलि प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? पतंजलि। महाभाष्य में कुल कितने अहिक हैं? तो महाभाष्य में कुल 84 अहिक हैं। क्या है? 84 अहिक हैं। आगे बढ़ते हैं। भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी है। क्या लिखी है? वृत्ति। इसलिए इन्हें वृत्तिकार के नाम से भी जानते हैं। सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। क्या है? प्रसिद्ध रचना है। अब हम अभी तक तो हमने संस्कृत के विषय में जाना। अब हम मेन टॉपिक पर आए, क्योंकि संस्कृत के विषय में भी जानना बहुत जरूरी है। अब हमारा मेन टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इसे दोबारा ना पढ़ना पड़े इस तरीके से हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार में ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो हम वर्ण विचार में शुरू करते हैं। वर्ण अथवा अक्षर। वर्ण अथवा अक्षर हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, जैसे हमने किसी वर्ण को बोला, जैसे तुम, आ, वाह, ये क्या है? ये वर्ण। मतलब आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, तो ये क्या है? वर्ण है। और जैसे हमने इन वर्णों को मिलाकर हमने शब्द का उच्चारण किया तो उसे क्या कहेंगे? शब्द। क्या कहेंगे? शब्द। उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण कहते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वैसे तो ना छरत इति अक्षरा। क्या? ना छरति इति छरा इति अक्षरा। ऐसा शब्द अक्षर शब्द को उत्पत्ति लब्ध अर्थ है। लब्ध अर्थ है अर्थात जिसका क्षरण या विनाश ना हो वह अक्षर है। अक्षर का कभी क्षरण या विनाश नहीं होता है, क्योंकि स्वर जो है या अक्षर है अपने आप में स्वतंत्र हैं सामान्यतया, जैसे आ, ई, उ, को, खो, गो आदि। परंतु सामान्यतया वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं।
वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं वर्ण? दो प्रकार के। दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब स्वर में हम देखेंगे, स्वर को अच भी कहते हैं। स्वर को अच भी कहते हैं। जब आप प्रत्याहार पढ़ेंगे, कितने प्रत्याहार है? सबसे पहली बात तो ये कि प्रत्याहार कितने हैं? 42। प्रत्याहारों से संधि और बहुत कुछ वहां से जानने को मिलेगा। आज आप स्वर यानी अच स्वर को कंप्लीट करें। अच को हम प्रत्यय में पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, जिससे प्रत्याहार भी आप समझ जाएंगे बहुत आसान तरीके से। स्वर, स्वर को का मतलब एक सूत्र है। क्या है? सूत्र है। क्या है? स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। इसको आप 2, 3, 4 बार उच्चारण करेंगे तो आपको स्वर के बारे में पता चल जाएगा कि स्वर क्या कह रहा है। मतलब स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं खुद उच्चारित या होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब उनकी हम परिभाषा पढ़ेंगे। स्वर वह ध्वनियां हैं, स्वर वह ध्वनियां जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए आ स्वर है। इस प्रकार आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ ये सभी क्या हैं? स्वर हैं। क्या हैं? स्वर हैं। स्वरों की संख्या। सबसे बड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि हिंदी में तो 11 स्वर हैं, संस्कृत में 9, आखिर ये कम और ज्यादा क्यों है? तीन वर्ड कम कैसे हो गए? 3 वर्ड कम कैसे हो गए? तो 3 वर्ड जानते हैं यहाँ पर कौन कौन से कम हैं? बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ, ये वर्ड यहाँ पर कम है, इसीलिए अब इनको संस्कृत में हटा दिया गया है, कम कर दिया गया। तो हमारे संस्कृत में 9 स्वर हैं और हिंदी में 11। संस्कृत में 9, हिंदी में 11। स्वरों की संख्या। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। कितनी? 9 मानी गई है। जैसे आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ ये सभी क्या हैं? स्वर हैं। क्या हैं? स्वर हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित हैं, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। मतलब अच जितने स्वर हैं तो प्रत्याहार के अंतर्गत ये परिगणित हैं, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। अब हम सबसे ज्यादा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पर कि मूल स्वर कितने हैं। तो मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। मूल स्वर 5 हैं। कौन कौन है? आ, ई, उ, री, ली, ये 5 मूल स्वर कहे जाते हैं। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ए, ओ, ऐ, औ ये क्या है? 4 संयुक्त स्वर हैं। ये कितने हैं? 4। दोनों को जोड़ेंगे तो स्वर कितने हो जाएंगे? 9। कंफ्यूजन किसी भी तरीके से इनको क्वेश्चन बनाते बनाते ही पढ़ेंगे हम। मिश्रित स्वर कहे जाते हैं, मतलब जो संयुक्त स्वर है इनको हम मिश्रित स्वर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
मतलब मिश्रित कैसे बनेंगे? जैसे आ ई से आ धन ई से मिलकर ऐ बनता है। क्या बनता है? ऐ। आ धन ऊ से मिलकर औ बनता है। क्या बनता है? औ। आ धन ए से मिलकर ऐ बनता है। क्या बनता है? ऐ। ए धन ऐ से मिलकर औ बनता है। नहीं, गलत हो गया। आ धन ओ से मिलकर औ बनता है। क्या बनता है? औ। और यहाँ पर दिया गया है सूत्र। सूत्र क्या है? उकालो उकालो उज्ज्वस्व दीर्घ प्लुत। क्या है? उकालो उज्ज्वस्वर स्वदीर्घ प्लुत। एक मतलब प्रथम अध्याय के दूसरे पाद 27 नंबर का सूत्र है। सूत्र से एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वरों की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत की संज्ञा होती है। यहाँ पर मतलब यहाँ ये बताया गया है इस सूत्र में कि अगर बोलने पर हमें एक मात्रा, द्विमात्रा, तीन मात्रा को हम ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती हैं। स्वरों के भेद मुख्यतया 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ली, ये कितने स्वर हैं? ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। ये कितने ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिन स्वरों में के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। कितना समय लगे? 2 मात्रा का। दो मात्राओं का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं या कहे जाते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, री, ए, ओ, ऐ, औ। दीर्घ स्वर कितने हैं? कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगे, यानी 3 मात्रा का समय लगे, 3 मात्रा का समय लगे, इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों की पहचान कैसे करेंगे? पहचान के लिए कैसे? ऐसे। ये क्या है? प्लुत। या चिन्ह लगाया जाता है, जैसे आ, ई, उ आदि में ओम या स्वर त्रैमात्रिक है, जिसका प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। प्लुत स्वर प्लुत वर्ण का प्रयोग वेदों में मिलता है। यहाँ ओ प्लुत स्वर है, यहाँ ओ प्लुत स्वर है। आ, ई, उ, री प्रत्येक वर्ण के कितने भेद हैं? 18। जैसे आ के कितने भेद हैं? 18। ई के कितने भेद हैं? 18। उ के कितने भेद हैं? 18। री के कितने भेद हैं? 18। यहाँ प्रत्येक वर्ण के कितने भेद हैं? 18।
अगला है ल, ए, ओ, औ के 12 भेद होते हैं। इनके कितने भेद होते हैं? 12। री और ली के कुल कितने भेद होते हैं? री और ली के कुल कितने भेद होते हैं? 30। अब अगला हमारा वर्णों का उच्चारण काल। वर्णों का उच्चारण काल। अब इस सूत्र को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना, इसे याद कर लेना, आपको बहुत इजीली याद भी हो जाएगा। और इसका 1-2 बार आप उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एकमात्रो भवेत हास्यो, एकमात्रो भवेत हास्यो, तोड़ के पढ़ना। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रे दीर्घ उच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लुप्तज्ञो, त्रिमात्रस्तु प्लुप्तज्ञो। व्यंजनम चारार्ध मात्रिकम। अब हम एक साथ पढ़ेंगे। एकमात्रो भवेत हास्यो, एकमात्रो भवेत हास्यो। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुप्तज्ञो। व्यंजनम 4 मात्राधिकम। यहाँ पर कहने का मतलब है एक मात्रा में हासु, द्वि मात्रा में दीर्घ, 3 मात्रा में प्लुप्त, 4 मात्रा मतलब 4 से अधिक मात्रा में व्यंजन। एकमात्रो भवेत् हास्यो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लुप्तज्ञो, व्यंजनम 4 मात्रिकम। आगे बढ़ते हैं। अर्थात हास्य स्वर की 1 मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा, प्लुप्त स्वरों को 3 मात्रा समझना चाहिए। व्यंजन वर्णों की आधी मात्रा जानी चाहिए। एक मात्रिक स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, री। इन्हें हासु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हासु। द्विमात्रिक स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ऋ, ए, ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8। एक मात्रिक स्वर कितने हैं? 5। कभी जैसे प्रश्न बन जाए कि एक मात्रिक स्वर कितने हैं, तो 5। द्विमात्रिक स्वर कितने हैं? 8। त्रिमात्रिक स्वर आ, मतलब ये 3 की ऐसी मात्रा लगी हो, तो ये क्या होंगे? प्लुप्त। अर्धमात्रिक वर्ण, अर्धमात्रिक वर्ण क, ख, ग, घ, द, च, छ, ज सभी क्या है? व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण। मात्रा काल, झपक, पलक झपकने के समय को एक मात्रा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रा काल। अगला है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। अभी बहुत है। व्यंजन को व्यंजन अन्वयं भवति व्यंजनम, अन्वयं भवति व्यंजनम। व्यंजन वह वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण, मतलब व्यंजन वह वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। व्यंजन अपने आप से उच्चारित नहीं होते हैं, इनमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है।
आगे बढ़ते हैं। जैसे को में स्वर की आधी मात्रा लगेगी। को आधी मात्रा प्लस ओ, क्या बनेगा? को, खो, इसी तरीके से बनेंगे। गो, मतलब जब आप बोलती हैं तो आपको लगता भी है को, मतलब हम व्यंजन जब बोलते हैं तो हमें अधिक ज्यादा खिंचाव महसूस होता है कि गले से एक गंभीर आवाज निकल रही है। क, पीछे हमें महसूस होता है कि आ निकल रहा है। का तो हमने कहा क और खींच रही है, ध्वनि खींच रहा है। का के साथ आ भी उच्चारित होता है। व्याकरण में शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे, उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है, जैसे को, चो, टो, तो, पो आदि। इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक स्वर वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धमात्रिक कहा गया है। व्यंजनम चार्धमात्रिक। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, अतः सभी स्वर जो हैं तो अच में मिलेंगे। सभी व्यंजन कहाँ मिलेंगे? हल में। व्यंजनों को हल भी कहते हैं। कुल व्यंजन कितने हैं? 33। कितने हैं? 33 माने गए हैं, जो कि महेश्वर सूत्र के ह या व र ट से लेकर हल तक 10 सूत्रों में कहे गए हैं। मतलब स्वर यानी अच जो है तो चार सूत्रों में कहा गया है। और जो व्यंजन है, व्यंजन ये हा व र ट से लेकर के हल तक 10 सूत्रों में कहे गए हैं। कितने सूत्रों में? 10 सूत्रों में। व्यंजन के प्रकार मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, जो महेश्वर सूत्रों में गिने गए हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। चतुर्थ प्रकार है संयुक्त व्यंजन, जो महेश्वर सूत्र में परिगणित नहीं है। 3 ही प्रकार जो हैं तो महेश्वर सूत्र में बताए गए हैं या गिने गए हैं। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में, टाइपिंग गलत है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों भागों से कंठ, ताल, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 25। कितनी है? 25। क से लेकर मां तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन है। ये कंठ, ताल, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। आगे हैं एक छोटा सा सूत्र है, जिसे आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो स्पर्श के लिए। कादयो मावशाना स्पर्श, कादयो मावशाना स्पर्श। क वर्ग ख, ग, घ, अड़। च वर्ग में है च, छ, ज, झ, ञ। ता वर्ग में है त, ठ, ड, ढ, अड़। ता वर्ग में है त, थ, द, ध, न, अड़, म। ये क्या है? अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक। मतलब व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन के
पांचवा वर्ण क्या है? अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक। पा में प, फ, व, भ, म। वर्ग। वर्ग वर्ग इनमें से 5 वर्षों के जो, नहीं यहाँ पर भी गलत है, वर्गों के जो समूह बने हैं इन समूहों का नाम वर्ग है। जो 5 वर्णों के समूह बने हैं इन समूहों का नाम क्या है? वर्ग। ये वर्ग उच्चारण स्थान के आधार पर बने हैं। किसके आधार पर बने हैं? उच्चारण स्थान के। जैसे क, ख, ग, घ, अण, ये 5 व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं। अतः इन सब का एक वर्ग बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है वर्ग। क वर्ग नाम रखा गया है क वर्ग। तो क वर्ग में देखते हैं, क से कंठ से उच्चारित होने के कारण इन्हें कंठवर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठवर्ण। कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से। इसी प्रकार च, छ, ज, झ, ये ध्वनियाँ, ये 5 कहाँ से उच्चारित होते हैं? तालु से। तालु से बोले जाने के कारण इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तालु से बोले जाने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण। इस प्रकार वर्ग का नाम च वर्ग है। क्या है? च वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये वर्ग कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। ट वर्ग। ट वर्ग मूर्धा से उच्चारण होने के कारण इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण। इस वर्ग का नाम ट वर्ग है। जैसा कि अभी हमने बताया, क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, च वर्ग। ट वर्ग त, थ, द, ध दंत से उच्चारित होने के कारण इन्हें दंत वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत वर्ण। इस वर्ग को क्या कहते हैं? त वर्ग। क्या कहते हैं? त वर्ग। प, फ, ब, भ, ये 5 व्यंजन ओष्ठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? ओष्ठ से। ये अतः ये ओष्ठ वर्ण कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है इनको? ओष्ठ वर्ण। इस पर वर्ग का नाम प वर्ग है। क्या है? प वर्ग। इस प्रकार का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग कुल 5 वर्ग होते हैं तथा प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। अतः 5 गुणे 5 25 वर्ण वर्गाक्षर या वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। आप 1-2 बार इसका रिवीजन मतलब देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। आगे आता है उदित। उदित कु, चु, टू, तु, पु, एते उदित। एते उदित। इन्हीं 5 वर्गों का लघु नाम या दूसरा नाम कु, चु, टू, तु, पु भी है। क्या है? कु, चु, टू, तु, पु भी है। इनमें उ की इत संज्ञा होती है। किसकी संज्ञा होती है? उ की। ये अतः ये उदित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उदित। संस्कृत व्याकरण में जब भी कु कहा जाएगा तो उसका अर्थ होगा क वर्ग, अर्थात क, ख, ग, घ, ड़। चु वर्ग का मतलब होगा च, छ, च वर्ग अर्थात च, छ, ज, झ, ञ। टाइपिंग मिस्टेक है। उम्मीद है ये आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे।
टू वर्ग का टू का अर्थ होगा ट वर्ग अर्थात ट ठ ड ढ ड़। तू का अर्थ है ता वर्ग अर्थात ता था द ध न। पू का अर्थ है पा वर्ग अर्थात पा फा बा भा मा। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कुहोस चा, सूत्र में कु का अर्थ का वर्ग है। क्या है? का वर्ग है। और चू का अर्थ है चा वर्ग। टू चू टू, सूत्र में चू का अर्थ चा वर्ग, टू का अर्थ ट वर्ग। अब आगे हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पर्श। व्यंजन, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन में कितने वर्ण हैं? व्यंजन में कितने वर्ण हैं? कितने वर्ण हैं? 33। कौन कौन से? स्पर्श, स्पर्श में कितने वर्ण आते हैं? 25। कितने आते हैं? 25। कितने आते हैं? 25। कौन कौन से हैं? क वर्ग क ख ग घ अड़ा। चा वर्ग च छ ज झ इया। टा वर्ग ट ठ ड़ ढ ड़। ता वर्ग में ता था दा धा ना। टाइपिंग मिस्टेक है। पा वर्ग में प फ ब भ मा। आप जानते ही हैं कि संस्कृत की टाइपिंग करना कितना कठिन काम है, इसलिए आप सबसे माफ़ी चाहूँगी कि टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं, आप समझ जाएंगे। तो इसे स्पर्श व्यंजन को याद करने की आसान ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? यह एक जादुई ट्रिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जादुई ट्रिक। कादयो मावसाना स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा। का से लेकर मा तक के क्या है? स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ यड़, अंतस्थ वर्ड को यड़ भी कहा जाता है। यड़, यड़ में या व र ल, इसको आसान तरीके से यड़ो अंतस्थाः, यड़ो अंतस्थाः। 33 वर्ण में ही आएंगे। इनकी संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। इनको सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल। कौन कौन से हैं? स, तलवी श, श, ह। इनको सल ऊष्माण भी कहा जाता है। सल ऊष्माण। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। किन से मिलकर बने हैं? 3 हैं। नहीं, 4 है, एक मिस्टेक हुआ है। स्र, स्र। ये संयुक्त अक्षर 2 वर्डों के मेल से बने हुए हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, श्र। आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन
यड़ो अंतस्तः यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले या वाराला ये 4 वर्ण हैं, अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। इन्हीं वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। ऊष्म व्यंजन सल ऊष्माण सल प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित हैं। इन्हें सो तलविशो सो हो ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, 2 वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ते जैसे यहाँ पर बने हुए हैं संयुक्त व्यंजन। अयोगवा वर्ण मात्र का वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और भी हैं। कौन कौन से हैं 4 वर्ण जिनको अयोगवाह कहते हैं? अयोगवाह कितने हैं? 4। अनुस्वर अनुस्वर अनुस्वर, विसर्ग, जीवा मूल्य, उपमाधनीय। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि जीवा मूल्य और उपमाधनीय कौन कौन है। वर्णमाला तथा महेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण ये अयोगवाह कहलाते हैं। मतलब जो अयोगवाह हैं यह महेश्वर सूत्र में नहीं पढ़े जाते हैं। अनुस्वर तथा विसर्ग अन आ इत्यचः पराहो अनुस्वर विसर्गो अन अ इत्यच परानुस्वर विसर्गो। अन और आ ये अच के बाद आने पर क्रमशः अनुस्वर और विसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुस्वर और विसर्ग। बालकम रामम श्यामम आदि में मकार के बाद अकार के ऊपर जो बिंदु है उसका नाम अनुस्वर है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। नासिका अनुस्वर से, नासिका अनुस्वर से। राम श्याम ग्राम आदि में मकरोत्तर आकार के बाद जो 2 बिंदु हैं उसी को विसर्ग कहते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अकोह विसर्जनीय कंठः। ये क्या सूत्र है? अकोह विसर्जनीय कंठः। आपसे पूछ ले कि कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं तो आप क्या बोलेंगे? अकोह विसर्जनीय कंठः। अब इन्हें तोड़ दीजिएगा, आपको पता चला जाएगा कि आ से लेकर क वर्ग और हा विसर्जने विसर्ग और ना ये सब कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से। अगला है जीवा मूल्ये क ख इति ककभ्यम प्रागर्ध विसर्ग दर्शो। विसर्ग सदृशो जीवा मूल्य है। का ख ग से पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे जीवा मूल्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा मूल्य। जीवा मूल्य कैसे लिखे जाते हैं आपको बता देते हैं, यहाँ टाइपिंग नहीं हो पाई थी। क ख ये जीवा मूल्य हैं। तथा यथा बालक क्रीडन्ति बालक खेलते, इसका उच्चारण कंठ से के नीचे यानी जीवा मूल से होता है। कहाँ से होता है? जीवा मूल से। इसका सूत्र क्या है? इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है जीवा मूल्यस्य
जीवः मूल्यं जीवः मूल्यस् जीवः मूल्यं कुपोः कुपोः कु कुवोः कुपोः को कुपोः इति पो चा सूत्र से विसर्ग ही विकल्प से जीवा मूल्य बन जाता है। विसर्ग से ही विकल्प जीवा मूल्य बन जाता, नहीं तो विसर्ग भी रह सकता है, नहीं तो विसर्ग ही रह सकता है। थोड़ी सी और हमारी क्लास बची है, मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगेंगे। उपमाधनीय, उपमाधनीय में क्या पढ़ेंगे हम? उपमाधनीय पो फो इति पफभ्यम प्रगार्ध विसर्ग सादृशा। ये क्या है? सूत्र है। पाफभ्यम प्रगार्ध विसर्ग सादृशा उपमाधनीय। क्या? उपमाधनीय। पा से पहले ऐसे वाले सिंबल, कैसे वाले? ऐसे वाले। फा से पहले ऐसे, पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे उपमाधनीय वर्ण कहते हैं। आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उपमाधनीय वर्ण कहते हैं। जैसे वृक्षः पतति, वृक्षः फलति। इसका उच्चारण स्थान जो है उपमाधनीय ओष्ठः, उपमाधनीय ओष्ठः। को विसर्ग पो च सूत्र से विसर्ग ही विकल्प से उपमाधनीय बन जाता है। क्या बन जाता है? उपमाधनीय। विसर्ग से ही उपमाधनीय बन जाता है। कार और इफ प्रत्यय, कार और इफ प्रत्यय वणत्कार संस्कृत। व्याकरण में वर्णों में कार प्रत्यय लगाकर बोलना चाहिए। संस्कृत व्याकरण में वर्णों में कार प्रत्यय लगाकर बोलना चाहिए। जैसे आकार, आकार, जैसे आकार, ककार, ककार, खकार, गगार। तो इसका मतलब है इफ कार और इफ प्रत्यय, मतलब कोई भी वर्ड आप बोलते हैं तो उसमें कार लगाकर ही बोलना चाहिए। रा में इफ प्रत्यय, रा में इफ प्रत्यय यानी रा इफ लगाकर रेफ कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? रेफ। अनुपूर्वी या पदों का अंतक्रम। किसी भी शब्द में वर्ण जिस क्रम से व्यवस्थित रहते हैं उस क्रम का नाम अनुपूर्वी होता है। क्या होता है? अनुपूर्वी। जैसे बालक शब्द में 6 वर्ण हैं। क्या है? 6 वर्ण। ब, अ, ल, अक, अ। राम शब्द में कितने वर्ण हैं? 4। कितने शब्द हैं? 4। कितने वर्ण हैं? 4। बालक और राम के अंत में अकार है। क्या है? अकार। अतः ये अकारांत शब्द हैं, क्योंकि जब आपने बालक कहा क में क्या है? आ है। राम में क्या है? माँ में आ है, तो क्या हुआ? आ। अतः अंत में
आकार है। आ को हम कार लगाकर आकार कहेंगे, अतः ये आकारांत है। पहचानने की सबसे आसान ट्रिक यही है कि आकारांत कौन है, इकारांत कौन है। तो इकारांत और आकारांत पहचानने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। इसी प्रकार हरि, कवि, रवि, ऋषि, कवि आदि में इकारांत है, क्योंकि यहाँ पर ई वर्ड आता है। यहाँ पर कार लगा देंगे, ई आता है, यहाँ पर कार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इकारांत। क्या हो जाएगा, इकारांत। अगला है भानु, गुरु, शिशु आदि उकारांत शब्द हैं। ये क्या है, उकारांत। पितृ, भ्रत, मातृ, जमात आदि ऋकारांत शब्द हैं। क्या है, ऋकारांत शब्द हैं। राजन, आत्मन आदि नकारांत, मानस, पायस, यशस आदि सकारांत शब्द हैं। सरित, जगत आदि टकारांत शब्द हैं। उम्मीद है आज का सेशन आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगले टॉपिक से जुड़ने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमने बहुत मेहनत करके आपके लिए इतना कंटेंट उपलब्ध कराया है। उम्मीद है आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बनेंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा महेश्वर सूत्र। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा प्रत्ययहार संज्ञा क्या होती हैं, महेश्वर सूत्र कब, इसमें कौन कौन से वर्ड, किसने लिखा आदि हम बहुत ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो अगली क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।